डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक अपना चलेगा डिस्पर्जन। डिस्पर्जन होता है सनलाइट जो वाइट कलर की है वो 7 कलर से मिलकर बनी है, और ये 7 कलर अगर अलग अलग डायरेक्शन में डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, अलग अलग स्प्लिट कर जाते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट कर जाते हैं, तो हम इसको कहते हैं डिस्पर्जन। इसके लिए प्रिज्म का यूज किया जाता है, तो यहाँ स्टडी करेंगे प्रिज्म के बारे में। डिस्पर्जन मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। इसके लिए प्रिज्म का यूज होता है। तो प्रिज्म क्या है? अ प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम बाउंडेड बाई 2 प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल। एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार लाइट रे जा सके, एंड होमोजीनियस मीन्स जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू आउट सेम हो। थ्रू आउट द प्रिज्म होमोजीनियस मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू आउट द प्रिज्म रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा ना हो कि प्रिज्म के किसी पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और किसी पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीट प्रिज्म के लिए एक सा बना रहता है। तो ए प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम बाउंडेड बाई 2 प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल। नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो मान लेते हैं कि ये पी क्यू एक इंसिडेंट रे है जो इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी पर इंसिडेंट कर रही है। ए बी और ए सी ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। एंगल ए इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो जो लाइट रे इंसिडेंट कर रही है ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी पर इंसिडेंट कर रही है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये I1 इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस। रेयर मीडियम का बना एंगल है ये। जब लाइट रे रेयर से डेंसर में एंटर करेगी तो इस नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी। तो ये रे जो आ रही है ये इसका नॉर्मल है QD, तो नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई। आप देख रहे हैं डायग्राम में कि इसका एक्चुअल पाथ है ये E की तरफ। अगर ये प्रिज्म नहीं होता, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट रे PQE पाथ को फॉलो करती। लेकिन प्रिज्म ने क्या किया कि लाइट रे एंटर हो रही है रेयर टू डेंसर, तो लाइट रे को बेंड कर दिया टुवर्ड्स नॉर्मल QD। तो लाइट रे QD नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई और S पाथ को फॉलो करती हुई यहाँ इंसिडेंट करेगी। अब लाइट रे जब यहाँ इंसिडेंट करेगी तो क्या होगा? इसमें इस जगह इंसिडेंट करते ही लाइट रे ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया गया है हमने। यहाँ इंसिडेंट कर रही है तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया गया है, और इस सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस से नॉर्मल से दूर होती हुई बाहर निकल जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयर में आएगी तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी और बाहर चली जाएगी। तो हम इसको कहेंगे इमरजेंट रे। बाहर जा रही है इमरजेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। सिमेट्रिकली हमने क्या किया है कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है, जो कि होता ही है। यहाँ पर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को R2 मान लिया है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को I2। यहाँ उल्टा सपोज किया गया है क्योंकि ये इमरजेंट एंगल बन जाता है। हम इसको उल्टा सपोज कर लेते हैं, R1 R2 एक जैसी सिमेट्री बन जाती है इसलिए। तो यहाँ पर ये लाइट रे का ओरिजिनल पाथ था PQE, और अब ये लाइट रे PQRS पाथ को फॉलो कर रही है। तो इसका मतलब लाइट रे RS पाथ से जा रही है। जो रे PQ से आ रही थी ये पाथ पर, अब वो डेल एंगल टर्न होकर RS पाथ से जा रही है। ये इमरजेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। तो प्रिज्म ने क्या किया? प्रिज्म ने इस रे के पाथ को डेल एंगल डेविएट कर दिया। दैट्स वाई
दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, और हम इसी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। ये रे जो ऐसे आ रही थी पी क्यू ई, ये डेल एंगल पर डेविएट हो गई और इस पाथ पर आगे चली गई, तो ये आर एस क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, सॉरी आर एस हो गई इमरजेंट रे और डेल हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। ये आप देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल इधर से ई क्यू डी के इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, लेकिन इसमें से ये नीचे नीचे का एंगल R1 है, बट ये कंप्लीट एंगल I1 होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल I1 के अपोजिट है। तो ये ऊपर का एंगल कितना बचेगा, I1 माइनस R1, ऊपर का एंगल बचेगा I1 माइनस R1। इसी तरह से ये एंगल I2 है, तो इसके पीछे का ये पूरा एंगल होगा I2, और ये R2 रह गया नीचे का, तो ऊपर का एंगल कितना बचा, I2 माइनस R2। तो इस तरह से ये I1 माइनस R1 हो गया ऊपर ऊपर का एंगल, और ये नीचे नीचे का एंगल हो गया I2 माइनस R2। अब जो एंगल डेल है, एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, EQR ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, जो डेल है वो EQR ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। डेल इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल EQR, तो मैं लिख सकता हूं डेल इक्वल I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। जैसा कि मैंने बताया कि ये डेल जो एंगल है वो इस एंगल अंदर जो छोटा एंगल है मैंने लिखा नहीं है, ये एंगल पूरा I1 है तो ये पूरा I1 होगा, नीचे नीचे का एंगल R1 है तो ऊपर का एंगल बचता है I1 माइनस R1। ऐसे ये I2 है तो ये पूरा एंगल कंप्लीट I2 होगा, ये एंगल R2 है तो ये ऊपर का एंगल बचता है I2 माइनस R2। देन डेल इक्वल I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 बिकॉज डेल इज द एक्सटीरियर एंगल। तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी ये, डेल इक्वल I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। I1 I2 को हम एक साथ ले लेंगे तो डेल हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस कॉमन आ जाएगा तो बचेगा R1 प्लस R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है डेल इक्वल I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। अब हम इक्वेशन 2 बनाएंगे, इक्वेशन 1 तो हम बना ही चुके हैं, अब इक्वेशन 2 बनाएंगे ट्राइंगल QDR से। ट्राइंगल QDR से, ये आपको दिख रहा है QDR, ट्राइंगल QDR लेकर हम इक्वेशन 2 बनाएंगे। तो आप जानते हो किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, सो वी कैन राइट D प्लस R1 प्लस R2 इक्वल 180। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो D प्लस R1 प्लस R2 इक्वल 180। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो इक्वेशन 2 लिख दी गई, D प्लस R1 प्लस R2 इक्वल 180। अब हम लेंगे रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम QARD। जब हम QARD की बात करेंगे, QARD ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, QARD। तो इसमें ये A प्लस D 180 होना चाहिए, इन दोनों एंगलों का सम कितना आना चाहिए, 180। तो इक्वेशन बन के आ जाएगी A प्लस D इक्वल 180। अब हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को लेस कर देंगे। आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 को। तो आप देख रहे हो कि 180 से 180 माइनस होगा तो 0 बचेगा, D से D कैंसिल हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 माइनस A इक्वल 0 आएगा, तो उससे आ जाएगा A इक्वल R1 प्लस R2 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। या फिर ऐसे समझ लो ये दोनों 180 हैं, RHS सेम है तो LHS भी सेम होगी, तो A प्लस D इक्वल D प्लस R1 प्लस R2। तो D से D कैंसिल, देन बचता A इक्वल R1 प्लस R2 बच जाता है अपने पास, A इक्वल R1 प्लस R2। तो हमने इक्वेशन 1 जो फाइंड की थी वो थी डेल इक्वल I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ये हमने इक्वेशन 1 फाइंड की थी, डेल इक्वल I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। लेकिन अभी अभी हमने फाइंड किया
अभी अभी हमने फाइंड किया है R1 प्लस R2 इक्वल ए। तो मैं इस इक्वेशन में R1 प्लस R2 की जगह ए पुट कर दे रहा हूँ। इस इक्वेशन में R1 प्लस R2 को ए लिख दे रहा हूँ, जो कि हमने अभी फाइंड किया है। तो इक्वेशन हो जाएगी डेल इक्वल I1 प्लस I2 माइनस ए। डेल इक्वल I1 प्लस I2 माइनस ए, ये इक्वेशन आ जाती है डेल इक्वल I1 प्लस I2 माइनस ए। बट फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर क्या है, म्यू के इक्वल है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि स्मॉल एंगल्स के लिए साइन हट जाता है, तो ये रह जाएगा आई अपॉन आर इक्वल म्यू। तो आई आ जाएगा म्यू आर। तो मैं लिख सकता हूं I1 इक्वल म्यू R1 और सिमिलरली I2 इक्वल म्यू R2। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, I1 इक्वल म्यू R1 और I2 इक्वल म्यू R2। तो यहाँ I1 और I2 की हम वैल्यू पुट कर देंगे। I1 की जगह म्यू R1 और I2 की जगह म्यू R2। यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी, तो डेल आ जाएगा म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस ए। अब म्यू कॉमन आ जाएगा, तो डेल हो गया म्यू ब्रैकेट में R1 प्लस R2 माइनस ए। R1 प्लस R2 किसकी वैल्यू है, ए की। तो R1 प्लस R2 को यहाँ से हमने फिर से ए रख दिया, ए कॉमन आ गया, तो डेल आ जाता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है, ये सब तभी वैलिड है व्हेन प्रिज्म इज थिन। प्रिज्म इज थिन, अगर थिन प्रिज्म है तो उसके लिए आई साइन आई को आई और साइन आर को आर लिख सकते हैं। तो ये थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला है थिन प्रिज्म के लिए। अगर प्रिज्म थिन है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिज्म थिन के लिए स्मॉल एंगल होने की वजह से साइन आई को आई लिख सकते हैं और साइन आर को आर लिख सकते हैं, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। और यहाँ आएगा निकल कर डेल इक्वल म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेविएशन ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला, वी नो दैट, हमने पढ़ा था कल, डेल इक्वल I1 प्लस I2 माइनस ए। यहाँ से हम I1 प्लस I2 को इस तरह से लिख सकते हैं, रूट I1 स्क्वायर प्लस रूट I2 स्क्वायर। I1 को लिख दिया रूट I1 होल स्क्वायर, I2 को लिख दिया रूट I2 होल स्क्वायर। अब इसके आगे माइनस 2 रूट I1 I2 और प्लस 2 रूट I1 I2। माइनस और प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और माइनस ये है, तो इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने 2 रूट I1 I2 को प्लस किया तो उसको माइनस भी कर दिया। I1 को लिख दिया रूट I1 स्क्वायर, I2 को लिख दिया रूट I2 स्क्वायर और ए को ए लिख दिया। तो ये बन जाता है रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 I2 और माइनस ए। अगर मैं चाहता हूँ कि डेल की वैल्यू मिनिमम हो, फॉर मिनिमम डेविएशन डेल की वैल्यू मिनिमम हो, तो मुझे इस ब्रैकेट को जीरो करना पड़ेगा। और ये ब्रैकेट जीरो तभी हो सकता है जब रूट I1 रूट I2 के इक्वल हो। रूट I1 रूट I2 के इक्वल हो, यानी I1 इक्वल I2 हो जाए। जब दोनों इक्वल ही हैं तो फिर मैं इसको I लेट कर लूँगा। I1 I2 दोनों I हैं, लेट कर दिया। और I इक्वल है तो R भी इक्वल होगा, क्योंकि I इक्वल है म्यू आर। I इक्वल होता है म्यू आर, हमने यहाँ पढ़ा था I इक्वल म्यू आर। तो I सेम है तो फिर उसकी वजह से R भी इक्वल आएगा। तो I1 I2 I हो गया, R1 R2 R हो गया। अब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, जो हमने कल इक्वेशन 1 बनाई थी, या फिर इक्वेशन 5 में पुट कर सकते हो। कल इक्वेशन 5 जो थी, यह है इक्वेशन 5, डेल इक्वल I1 प्लस I2 माइनस ए। यहाँ आप I1 की जगह भी I लिख सकते हो, I2 की जगह भी I लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा डेल इक्वल 2I माइनस ए। तो ये आ गया डेल इक्वल 2I माइनस ए। बट ये हमने अभी अभी पढ़ा था कि I1 और I2 को I हम तब मान सकते हैं जब मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में ही I1 और I2 I के इक्वल होंगे। तो यहाँ डेल की जगह डेल एम आ जाएगा, एम फॉर मिनिमम। मिनिमम डेविएशन के लिए वैल्यू हो जाएगी डेल एम इक्वल 2I माइनस ए। तो यहाँ से आप I फाइंड कर सकते हो डेल एम प्लस ए अपॉन 2। और हमने पढ़ा है R1 प्लस R2 ए है, बट फॉर मिनिमम डेविएशन R1 भी R हो जाता है और R2 भी R हो जाता है। तो R की वैल्यू आ गई ए अपॉन 2। अब इन वैल्यूज़ को, जो I और R की वैल्यू हमने फाइंड की हैं,
इनको हम पुट कर देंगे स्नेल्स लॉ में। स्नेल्स लॉ होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल म्यू। तो यहाँ आई की वैल्यू आप पुट कर दोगे डेल एम प्लस ए अपॉन टू और आर की जगह ए अपॉन टू। तो फॉर्मूला आ गया म्यू इक्वल साइन डेल एम प्लस ए अपॉन टू और साइन ए अपॉन टू। इसी को हम प्रिज्म फार्मूला कहते हैं। ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। अब आगे आती है फॉर मैक्सिमम डेविएशन। ये क्लास 12 के सिलेबस में नहीं है। मिनिमम डेविएशन के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 90 डिग्री हो जाता है और डेल डेविएशन आ जाता है 90 प्लस आई टू माइनस ए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये कर्व है डेल एम और आई के लिए। आप देख रहे हो कि डेल की किसी भी वैल्यू के लिए आई की दो वैल्यू मिलेंगी आपको, I1 और I2। डेल के किसी भी वैल्यू के लिए आई की दो वैल्यू मिलेंगी, I1 और I2। सिर्फ मिनिमम डेविएशन पर ही आई की एक वैल्यू है। दैट मीन्स मिनिमम डेविएशन के लिए I1 I2 दोनों आई के इक्वल हो जाते हैं। ये मिनिमम डेविएशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म फॉर white light is the difference in the angle of deviation for two extreme colors। जैसे सनलाइट जब आती है किसी प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है तो सनलाइट का कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं विबग्योर। विबग्योर में एक तरफ वॉयलेट होता है और दूसरी तरफ होता है रेड। तो इसके जो एक्सट्रीम कलर्स हैं वो होंगे वॉयलेट और रेड। अब वॉयलेट और रेड कलर के बीच में जो एंगल होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। ये इंसिडेंट रे है, लाइट रे इधर इंसिडेंट हो रही है और ये इसका ओरिजिनल पाथ है। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये अपने इस ओरिजिनल पाथ को ट्रेस करती हुई इधर निकल जाती, इस पाथ को ट्रेस करती। लेकिन प्रिज्म ने क्या किया, इस लाइट को डेविएट कर दिया, जिसमें से रेड लाइट इस पाथ को ट्रेवल करती हुई जा रही है और वॉयलेट कलर इस पाथ को ट्रेवल कर रहा है। जब आप रेड को और वॉयलेट को पीछे की तरफ ले जाओगे तो ये जिस एंगल पर यहाँ पर मिलते हुए दिखेंगे उसको हम कहेंगे एंगुलर डिस्पर्जन फॉर वॉयलेट एंड रेड कलर। और ये ओरिजिनल पाथ से डेल आर और डेल बी पर डेविएट हो गई। तो ज्योमेट्री से हम कह सकते हैं कि ये जो थीटा वी आर है, थीटा वी आर एंगल डेल बी माइनस डेल आर के इक्वल होगा। थीटा वी आर का जो एंगल है वो डेल बी माइनस डेल आर के इक्वल आएगा। थीटा वी आर इक्वल डेल बी माइनस डेल आर। फॉर ए थिन प्रिज्म डेल बी की वैल्यू आप पुट कर सकते हो म्यू बी माइनस 1 इंटू ए, म्यू आर की जगह म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। सॉल्व होकर थीटा वी आर आ जाता है म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। डिस्पर्सिव पावर भी यहीं से डिफाइन हो जाएगी सिंपली। इस फॉर्मूले से आप इसको डिफाइन करोगे डिस्पर्सिव पावर को। It is defined as the ratio of angular dispersion to the mean deviation. Angular dispersion to extreme colors. Angular dispersion होना चाहिए दो एक्सट्रीम कलर का। जैसे सनलाइट में वॉयलेट और रेड दो एक्सट्रीम कलर होती है, तो वॉयलेट और रेड के लिए जो एंगुलर डिस्पर्जन आ रहा है वो थीटा वी आर, और मीन कलर वाई के लिए जो डेविएशन आ रहा है वो तो ओमेगा हो जाएगा थीटा वी आर अपॉन डेल वाई। थीटा वी आर को हम लिख सकते हैं डेल बी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। वैल्यू पुट कर दी गई तो आंसर आ जाता है इधर ही डिस्पर्सिव पावर।